नाज़रीन की खिदमत में मंजूर नोमान का अदब। इल्म नेमत है, सरवत है, दौलत है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मी वलो बिस्सीन, यानी कि इल्म हासिल करो अगरचे कि तुम्हें चीन जाना पड़े। शारहीन हदीस ने इसके ताल्लुक़ से यूँ कलाम किया है कि हमें इल्म के हुसूल के लिए दूर दराज ममालिक का सफ़र करना पड़े भी तो दरेख नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको इसका हौसला हमारे अंदर पाना चाहिए। बहरहाल इल्म का हुसूल लाजिमी है। आजकल आला तालीम की क़दरें बढ़ गई हैं और माशरे में उसी की इज़्ज़त व तौक़ीर की जाती है जो आला तालीम से मुज़य्यन है। इल्म चूँकि ज़ेवर इंसानियत है। इस सिलसिले में पीएचडी क्या है, आला तालीम क्यों होनी चाहिए, हम तफसीलात जानने के लिए हम यहाँ पर एकजा हैं। इस सिलसिले में माहिर तालीम हमारे साथ गुफ्तगू में जुड़ेंगे। मैं उनका तारुफ़ यहाँ करा देना मुनासिब समझता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक पाशा साहब हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं, पीएचडी हैं और 40 से ज़ायद किताबें आपने मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से लिखी हैं। साथ साथ रियासत के मौखर अखबार सालार में एक अरसे दराज से मज़ामीन लिख रहे हैं। और एक और डॉक्टर इरशाद नज़ीर साहब भी हैं। आप भी माहिर तालीम हैं। आपने यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, मलेशिया, फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में तालीम के सिलसिले में मसरूफ़ रहे हैं, वहाँ के असफ़ार किए हैं और आपको काफ़ी तजुर्बा है। आप पीएचडी के आप गाइड भी हैं। मैं आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ, मरहबा कहता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आला तालीम इन दिनों में बहुत अहम हो गई है, इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मौजूदा जो हमारे सोसाइटी में इल्म की कमी नहीं है या तालीम की कमी नहीं है, लेकिन तरबियत की सख्त कमी है। आप मौजूदा हालत अगर लेंगे तो हमारे मुल्क में अभी 25% से भी कम हायर एजुकेशन है। जी, तो ये फ़िक्र करने वाली चीज़ है। गवर्नमेंट और जो भी फाइनेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जी, सब लोग इसके पीछे पड़े हैं कि कैसे हम 25% से 40% तक लेकर आएँ या 50% लेकर आएँ। जी, जी, इसकी बहुत बड़ी वजह भी है। आप जो भी डेवलप कंट्रीज़ देखते हैं, वहाँ के नौजवान 40 या 50% से ज़्यादा हायर एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट है। जी, जी, जी। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो इस चीज़ में हम लोगों को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत है, फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत है। जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स हायर एजुकेशन के बारे में जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है या एक लिमिटेशन है या एक इनहिबिशन है, जो हम तुलबा में भी देखते हैं कि वो भी कंफ्यूज हैं कि किस तरफ जाएं, क्या करें, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं या इससे हम लोग किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इन चीज़ों में शायद कंफ्यूजन है, ऐसा मैं सोचता हूँ। स्टूडेंट्स के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर नॉलेज डेप्थ लेना है या पूरी जानकारी हासिल करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स लो, साइंस लो, आर्ट लो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको लेना है तो हायर एजुकेशन मस्ट है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हायर एजुकेशन सिर्फ पीजी में रुकावट या पीजी तक ही नहीं है, उसके बाद पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरल है और कई चीज़ें हैं। जो पीएचडी की आपने बात की डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दिनों पीएचडी की काफ़ी अहमियत है और डिग्री कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए पीएचडी लाजिमी है तकर्रुर के लिए। पहले एमफिल उसके लिए लाजिम था, लेकिन एमफिल को यूजीसी हालिया जो गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत निकाल दिया गया, पीएचडी लाजिमी है, नेट हो सिलेक्ट हो उसके साथ पीएचडी। फिर जो हाल ही में तकर्रुरात हुए हैं डिग्री कॉलेज में, उसमें भी जो प्रमोशंस हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, वहाँ भी पीएचडी का लुज़ूम हो गया है। आप इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो सरकार की तरफ से अभी साल 2021 से
पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है। ये बहुत सारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी ये रूल इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि पहले क्या होता था, मास्टर डिग्री करके आके एक्सपीरियंस के बाद हम टीचिंग शुरू करते और फिर उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ पीएचडी की जाती थी, क्योंकि इसके दो मोड होते हैं, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम। पार्ट टाइम वालों के लिए काम के साथ करने की इजाज़त है। तो अभी क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से सरकार की तरफ से ये कंपलसरी बना दिया गया है कि आप 2021 से जो रिसर्च किए हुए हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनका दायरेकार बहुत बड़ा होता है, उनका स्कोप बहुत बड़ा होता है, उनमें जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी की खासियत जो बढ़ जाती है रिसर्च एक्सपीरियंस के बाद, उसमें माशाल्लाह बहुत तासीर आ जाती है टीचिंग में। तो उस वजह से वो क्वालिटी भी थोड़ा ऊपर बढ़ती जाती है। तो इस वजह से सरकार ने भी एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ इसको कंपलसरी कर दिया। तो एक और बात है एजाज़ी डॉक्टरेट। तो बहुत सारे लोग एजाज़ी डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो इसकी अहमियत इसके बराबर है? मैं डॉक्टर फारूक साहब आपसे पूछना चाहूँगा। जी, हमारे इसमें सोसाइटी में ऐसे भी चंद हस्तियाँ ऐसे हैं, शायद वो एजुकेशन से दूर रह चुके हैं या उन्हें जाने का मौका नहीं मिला या और भी वजह हो सकती है, लेकिन वो अपने कुछ एरियाज़ में माहिर रहते हैं जी, जैसे कि म्यूज़िक, जैसे कि एक शायर हैं या जो भी एक स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। वो उनमें एक जो तालीम है, जो उनमें जो क्वालिटीज़ है, काबिलियत है, उसको सरकार के तरफ से और सोसाइटी के तरफ से एक रिकग्निशन चाहिए। उनको अवार्ड्स प्राइजेस मिलते ही हैं, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, खुसूसी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ों की तरफ से एक हॉनररी डॉक्टरेट का एक खिताब दिया जाता था, पीएचडी का। लेकिन उसके लिए चंद कंडीशंस भी हैं, जैसे कि उनका जो भी एक रिकमेंडेशन आता है वो सिंडिकेट में फाइनलाइज होना है, अल्टीमेटली गवर्नर साहब उसको फाइनल करते हैं। उसके बावजूद सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन होना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आए चंद दिनों के लिए अपना नाम कर दिया चले दिया, ऐसा नहीं। उनका एक जो लेगेसी रहता है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, वो सोसाइटी के लिए एक यूज़फुल रहना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको पीएचडी मिला, नवाजा जाता है। और एक एग्जांपल, जो एजुकेशन फील्ड में ऑलरेडी पीएचडी ले चुके हैं जी, उनको भी ऑनररी पीएचडी दिया जाता है। जैसे अपने अब्दुल कलाम साहब थे, उन्हें तो माशाअल्लाह 10-15 पीएचडी से नवाजा गया जी जी। इसका ये एक सही मिसाल है, जो शख्स अपने जो भी मैदान में अपनी मेहनत से या अपनी लगन से कामयाबी हासिल करते हैं, उनको बहुत सी चीज़ों से नवाजा जाता है। डॉक्टर इरशाद साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये पीएचडी की जाती है, इसका तरीक़ा कार क्या है, क्या शराइत हैं, क्या क़वानीन हैं, किन लोगों को इसका अहल करार दिया जा सकता है, कौन लोग कर सकते हैं? जी, इसमें देखिए बहुत कम लोगों के पास सही मालूमात इसमें, जो मार्केट में अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरनेट पे डिपेंड होके मैं ये समझता हूँ कि हमें जो अथॉरिटीज़ हैं इसके, जैसे यूजीसी है या फिर जिस इंस्टीट्यूशन से आप करना चाहते हैं, उसके आप अगर रेगुलेशंस देखेंगे, जैसा इसका एक मदर ऑफ ऑल दी रेगुलेशंस जो है वो यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल एंड पीएचडी 2016 करके ये जो है अभी ये चालू है जी। तो इस हिसाब से सबसे पहले इसकी क्वालिफ़िकेशन आती है कि कौन से लोग इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो मास्टर डिग्री होल्डर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे यूजीसी अभी तक तो शायद जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो मास्टर डिग्री में कुछ परसेंटेज वगैरह का भी 55% का 55% होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो उसमें क्या होता है 2+3+2 जी, ऐसा लिखा गया है रेगुलेशंस में। सो जिसके पास भी है 2 मीन्स सीनियर सेकेंडरी, फिर 3 मीन्स ग्रेजुएशन, 2 मीन्स मास्टर डिग्री। तो ये जो फॉर्मल एजुकेशन ऐसी हुई है, और जिनका मास्टर डिग्री में, क्योंकि पीएचडी इज़ बेस्ड ऑन मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री में जो आप डिसिप्लिन लिए हुए हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो
या फिर आर्ट्स हो, उसी स्पेशलाइजेशन में आप अपना पीएचडी ले सकते हैं। तो सबसे पहला रेगुलेशन में ये लिखा गया है कि हर मास्टर डिग्री होल्डर का 55% होना बहुत ज़रूरी है जी। फिर इंस्टीट्यूशन, आप किस इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। तो जनरली जो देखा गया है, आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने के बाद अगर आपके पास NET या SET स्टेट एजुकेशन टेस्ट अगर है, तो ये जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है वो आपको एग्जाम किया जाता है जी। अगर आपने एंट्रेंस लिया तो फिर एंट्रेंस के मार्क्स जो हैं वो और आपके मास्टर डिग्री के मार्क्स दोनों को बैलेंस किया जाता है। फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पे आपको दाखिला होता है, इसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं जी। तो फिर आप, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी कंडीशन। आप जैसे ही दाखिला लेंगे तो आपका सबसे पहली जो है गाइड्स अलॉट किए जाएंगे आपको, और ये रिकग्नाइज्ड गाइड्स होने चाहिए। ये गाइड्स आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एलिजिबल होते हैं, और फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर्स होते हैं जी। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकग्नाइज्ड किए जाते हैं जी। वो रिसर्च गाइड्स हो सकते हैं। तो कॉलेजों में भी जहाँ पर रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ अगर PhD होल्डर्स हैं उस सब्जेक्ट में, वो अपने तहत कैंडिडेट मुंतखब कर सकते हैं, वो गाइड कर सकते हैं जी जी। तो ये देखो, इसमें गाइड का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो रही आपकी क्वालिफ़िकेशन जी, और फिर जब आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ये माना जाता है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जिस चीज़ में आप रिसर्च करना चाहते हैं जी, अगर मैं मैनेजमेंट का हूँ तो मैनेजमेंट में भी कई स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, जैसे मार्केटिंग है, फिनेंस है, HR है, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बहुत वसी मौज़ूआत हैं, मैदान भी बहुत चीज़ें हैं। जैसा कि मेडिकल फील्ड में हम देखते हैं स्पेशलिस्ट है, MBBS है, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट MD MS कुछ है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर उससे आना। तो हर इसमें एक मैदान है, तो उस मैदान में वो इंतखाब करके अपना मौजू, लेकिन उस मौजू से गाइड मुत्तफिक हो, आप कह रहे थे। बेशक, वो रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जो आपके गाइड का जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके साथ तलबा को अलाइन करना पड़ता है जी जी जी। तो यूजी के हिसाब से भी एनकरेजमेंट है, और उसके हिसाब से अगर आप अलाइन कर लेंगे तो आपको गाइडेंस भी सही से मिल जाएगी, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, और आपका रिसर्च भी बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उस हिसाब से हर एक ऑब्जेक्टिव मीट करके बहुत अच्छा क्वालिटी आउटपुट आपको मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, PhD भी आला तालीम है, तो आला तालीम के अलग मसाइल हैं तलबा के। दी जो तलबा होते हैं रूरल, उनके मसाइल अलग हैं, शहरी तलबा के मसाइल अलग हैं। आला तालीम में PhD भी है, दीगर डिग्रियाँ भी हैं, तो वो मसाइल क्या हैं? उस तरह मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं तलबा? देखिए, एजुकेशन के मुतालिक रूरल स्टूडेंट हो या अर्बन स्टूडेंट हो, सब एक ही हैं जी, लेकिन अप्रोचेस अलग हैं। जैसे रूरल स्टूडेंट के कुछ अलग मसाइल हैं, जैसे कि उन्हें जो एक्सपोजर कहा जाता है, जो नॉलेज लिमिटेड रहता है, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ जी बहुत कम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेंगलोर जैसा बड़ा शहर लेंगे तो आपको 10-15 यूनिवर्सिटी तो आपको वैसे ही मिलेंगे, लेकिन रूरल साइड डिस्ट्रिक्ट वाइज एक यूनिवर्सिटी भी होना बहुत मुश्किल है, तो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि रूरल साइड हायर एजुकेशन का जो मैदान है या इंटरेस्ट है थोड़ा कम है, वहाँ के जो लिमिटेड अप्रोचेस के वजह से इवन पेरेंट्स, वो उनका सोच यही तक रहता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप काम पे जाना है जी, सेटल होना है जी जी, अपनी ज़िंदगी बनाना है, ना कि हायर एजुकेशन में जाके और नॉलेज लेना है और आगे बढ़ना है। ऐसा सोच शायद कम है, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम लोग अर्बन साइड देखते हैं, वहाँ के मसाइल अलग हैं। यहाँ कंपटीशन है, यहाँ लोग एक रेस में लगे हुए हैं, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे छूट गया, किस तरह हम लोग जाते हैं। और एक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो फॉरेन जो भी हायर एजुकेशन के जा रहे हैं, वो आप शहर से ज़्यादा है, 90% शहर से ज़्यादा है। रूरल साइड सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम हो या कोई स्कॉलरशिप हो, वो स्टूडेंट जा रहे हैं, लेकिन और मसाइल आपको। लेकिन एक बात हमने
महसूस किए, देखा भी है। जितने भी हायर पोस्ट हैं, IAS हैं, KAS हैं, IPS हैं, जो हायर ओहदे हैं उस पर जो पहुंच रहे हैं दही तलबा हैं। ये ऐसी बात नहीं कि दही तलबा पीछे हो गए शहरी तलबा से, उनके पास एक्सक्लूसिव नॉलेज होती है, फिर वो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह ये एक्चुअली बहुत दिलचस्प बात है। अब आप स्टैटिस्टिक लेंगे तो जो भी ऊंचे ओहदे पर है, चाहे आप हमारे वजीर आलम ले लीजिए, जो भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रूरल कनेक्शन रहता ही है। जी, रूरल बैकग्राउंड रहता ही है। उसकी वजह मैं समझता हूँ जो फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। जी। और मैं आपको यहाँ बार बार यह बताना चाहूँगा कि जो लर्निंग प्रोसीजर है, जो लर्निंग सिस्टम है, जो हम ऑर्थोडॉक्स मेथड है, वो बहुत एविडेंट, स्ट्रांग और मजबूत रहता है। जैसे कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, बार बार सुनना, पढ़ना, अपनी जहन में उसको बार बार याद करना, और जो फाउंडेशन जो बेसिक रहते हैं उसको बहुत सही तरीके से समझना और इस्तेमाल करना। और आगे बढ़ते बढ़ते जो भी वो नए नए चीज़ सीखते हैं उससे वो सेटल रहते हैं। जी। ऐसा नहीं थी कि सिर्फ सुपरफिशियली आप कुछ सीने कुछ दिन के लिए याद किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जो हम लोग जो फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट है वैसा नहीं है। ये ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ लोग अपने आप को संभालते हैं, सुधारते हैं। और मेहनत, सबसे बड़ी चीज़ मेहनत। और वो मेहनत के आदी रहते हैं। आप 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे बोलो, कंटिन्यूस पढ़ने के वो एनर्जाइज रहते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, पेशेंस। जी, उनके पास सब्र है। जो सब्र है, अल्लाह ताला भी जो मुस्तकिल मिजाजी रहती है, फिर हिम्मत के साथ, हौसले जो सब्र, और जो आपके पास मेहनत और सब्र है, हिम्मत तो आनी है। और अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों को नवाजते हैं जिनके पास मेहनत है और सब्र है। जी। तो उस मुतालिक जो भी रूरल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो भी नए नए चीज़, या आपको और एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द फेल्योर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो शहरी तलबा हैं 5% कम आ गए, 4% कम आ गए सुसाइड अटेम्प्ट्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। हौसला नहीं हारना किसी भी हालत, सब्र ज़्यादा। और ऊंचे से ऊंचे मकाम जाने के लिए आपको सब्र की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, और उस फोकस की ज़रूरत है। जी। कंटिन्यूस अब जो परसिवरेंस और फोकस है उसकी बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि चंद दिन पढ़ा छोड़ दिए, फिर उसके बाद उठाई किताबें, मेहनत की, तो एक मुसलसल जद्दोजहद। और एक मेन डिफरेंस जो मसाइल है, जो रूरल और अर्बन स्टूडेंट, यहाँ वेरिएशन रहता है। 3 साल ये पढ़ लिया है, उसके बाद 3 साल और कुछ पढ़ लिया है, उसके बाद पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो हालत है। लेकिन रूरल साइड वो नहीं, कम है जी। वो फोकस एक रहता है। आपको एक आपकी गुफ्तगू से ये हम नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि जो दी तलबा होते हैं वो इस तरह के IAS IPS इस तरह के इम्तहानात देने के बहुत आदी रहते हैं, उसकी तरफ मेहनत करते हैं सब्र और इस्तिक़लाल के साथ। शहरी तलबा जो बैरूनी ममालिक है वहाँ जाकर तालीम हासिल करने में वो कामयाब रहते हैं। इस बात में मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो IAS जो KS एग्ज़ाम है वो 1 या 2 साल में होने वाले नहीं है। इसके लिए आपको मिनिमम, जितना मुझे तजुर्बा है, 5 या 7 साल 8 साल का आपको कंटिन्यूस उसके लिए एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो क्या होता है, और उसमें एक आपको सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी आपके इंटरेस्ट हो, एक लिस्ट के मुताबिक जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर, जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए लगातार मेहनत की ज़रूरत, एक फोकस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप ये 1 साल में पढ़ लिया, फेल हो गए, या कुछ नाकामयाब रहे, छोड़ दिया, या सब्जेक्ट चेंज कर दिया, या शहरी चेंज कर दिया, ऐसा होने वाला नहीं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आला तालीम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो रही थी, PhD भी आला तालीम से जुड़ी हुई है, तो किस तरह का मौजू का इंतखाब हो और इसका अरसा कितना होता है, और गाइड इसमें किस हद तक हमारा रहनुमा बन सकता है? देखिए, ये जो ख़र्चे की बात है, इसमें तो जो आप इंस्टीट्यूशन चूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सबसे पहले तो IIMs हैं, IITs हैं, इसको नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट का खिताब दिया गया है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और PG कॉलेज रिसर्च सेंटर्स हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी और आप किस में और कौन सी इंस्टीट्यूशन में आप करना चाहते हैं,
मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन है। जी जी। अगर आप IIM में कर रहे हैं और डॉक्टरेट करना चाहते हैं, पहले तो इसको FPM बुलाया जाता था, अभी तो नया एक्ट बन गया है जिसकी वजह से IIM और IIT भी PhD दे रहे हैं अभी 2 या 3 साल से। तो यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं होती डॉक्टरेट्स के लिए, यहाँ पे रिसर्चर्स के लिए फेलोशिप दी जाती है। जी जी जी। बस आपको इतना करना है कि यू शुड हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस डायरेक्शन में आपको परस्यू करने के लिए। अगर आप बात कर रहे हैं प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो फिर वहाँ पे आपको तकरीबन 3 से 4 लाख की फ़ीस होती है सारे कोर्स के लिए। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे तो बहुत ही समझो एक 10 से 20 हज़ार रुपये का सालाना ख़र्चा आपका होता है। ये तो फ़ीस का हो गया जी। अभी इसमें सबसे बड़ा ख़र्चा तो ये है कि आपका रिसर्च एक्सपेंडिचर जी। आपको थीसिस बनानी पड़ती है, वो जो एक मेजर वर्क होता है इसका, तो उसमें आपको रिसर्च टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। क्वेश्चनेयर है या फिर आपने जो उसमें स्कोप लिखा है, जैसे आप बेंगलोर में करना चाहते हैं या फिर मैसूर में करना चाहते हैं, कौन से सिटीज़, कौन से एरियाज़ आप अपने रिसर्च के लिए कवर करना चाहते हैं। अगर मैं किसी बैंक्स पे कर रहा हूँ, बैंक्स आप कहाँ से लेंगे? दिल्ली से लेंगे, बॉम्बे से लेंगे, बेंगलोर से लेंगे। अगर मैंने दिल्ली का भी लिया, बॉम्बे का भी लिया, मद्रास का लिया, बेंगलोर का लिया, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है रिसर्च करने के लिए। तो तकरीबन 5 लाख के आसपास आपको इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो रिसर्च करने के हैं, वो क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेट करने के, आपके ट्रैवल एक्सपेंडिचर, ये सब आ सकते हैं। आप इसको इतना अगर कोई तालिब इल्म करना चाहता है और अगर वो इतनी इस्तात नहीं रखते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें निकाली जा रही हैं आजकल, रिसर्च के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। फेलोशिप्स हर जगह अभी तो अवेलेबल है। मेरा मानना है एज एजुकेशनिस्ट, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो रिसर्च करने चाहते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है सिवाय अपने आप के इंटरेस्ट लेने के। जी। अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। देखिए, एक बहुत बढ़िया स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है UGC के थ्रू, माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली, बहुत उम्दा स्कीम है। इसको बोला जाता है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। जी। कितना बड़ा नाम और कितनी अच्छी फेलोशिप है। और इसकी खासियत ये है, आप NET एग्ज़ाम लिखते हैं जो एकेडमिक का बहुत कॉम्पिटिटिव टॉप क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और एलिजिबिलिटी के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यही एग्ज़ाम दिया जाता है। इसमें जो सबसे ऊंचे स्कोरर्स हैं उनको JRF दिया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जी। तो माहाना उनके लिए फेलोशिप दी जाती है। अभी तो बहुत अच्छा मौका है, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। पहले तो इंस्टीट्यूशन थ्रू आना पड़ता था आपको, इंस्टीट्यूशन के पास जाके वहाँ एप्लीकेशन डाल के फिर वहाँ से आने तक तो इनका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो अभी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से वो अमाउंट आ जाता है, आसानी के साथ वो रकम हासिल। इस वजह से आप अपना खर्चा भी निभा सकते हैं। इसकी एक खासियत जो है, ये NET में आप 20%, टॉप 20% लेना बहुत मुश्किल काम होता है। जी। अगर आप MA-NF ले रहे हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ले रहे हैं, तो ये बहुत खुशखबरी की बात है हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए। ये बिना NET के भी दिया जाता है, क्योंकि NET का रिज़ल्ट तो बस 2 या 3% पास होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को उस मुकाम पे डालने के लिए। और जैसे हमने रूरल इंडिया की बात की, तो वहाँ पे तो अब अगर कोई बच्चा वहाँ से आ रहा है तो उनकी रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वो हर चीज़ें उनके पास मैसर नहीं होती। तो इस वजह से इस फेलोशिप का फ़ायदा उठा के ये आगे बढ़ सकते हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी एक स्कीम जारी है जिसको PhD फेलोशिप किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी से दी जाती है। तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है, बट माशाल्लाह माकूल फेलोशिप आ जाती है जिसमें आप अपना ख़र्चा इससे पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितना ड्यूरेशन लगता है, अरसा कितना होता है इसमें एक कोर्स के लिए? पूरे ड्यूरेशन के लिए देखिए, मिनिमम ड्यूरेशन इसका 3 साल का होता है। जी। मैक्सिमम अगर आप फुल टाइम ले रहे हैं तो 3 साल, मैक्सिमम है 6 साल। अगर आप पार्ट टाइम ले रहे हैं तो मिनिमम होता है 4 साल जी। और फिर मैक्सिमम होता है 6 ईयर। 6 साल तो कॉमन है अगर आप पार्ट टाइम ले रहे हैं या फुल टाइम ले रहे हैं।
1 साल का फ़र्क होता है इस दोनों में। तो आप मुकामी हैं तो फिर आपको और ख़र्चा बढ़ सकता है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो फिर आपको ख़र्चा रहने सहने का भी बढ़ सकता है। इसमें एक स्कीम, ये जो फेलोशिप दी जा रही है, इसमें एक कंपोनेंट है HRA जी, हाउस रेंट अलाउंस। तो उससे आप रहने सहने का काम भी आप ले सकते हैं और टोटल जो ख़र्चा होता है तो इसके स्टेजेस भी हैं, मुख्तलिफ मराहिल भी हैं। वो स्टेजेस क्या हैं, कौन से मराहिल, किस तरह पहला इंतखाब होता है, उसके बाद क्या होता है, एक कोलोकियम वगैरह, इसके ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इसका प्रोसीजर आपको सालाना वो जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, इसमें आपको एप्लीकेशन डाल के 1000 फेलोशिप्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जी। अगर बहुत बड़ी बात है। और माइनॉरिटीज़ में तो बहुत आसानी से ये अपना नाम आप उसमें लगा सकते हैं। कभी कभी कम भी हो जाते हैं, बजट के हिसाब से जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं हायर एजुकेशन के लिए? अब कर्नाटका में मौजूदा 15 से 16 जी एग्जिस्टिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो करीबन 40 से 50 यूनिवर्सिटीज़ कर्नाटका में मौजूदा हालात में अवेलेबल है जी। जब अब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली आप हैरान होंगे जब मैं ये आपको बताऊंगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स नहीं है। जी। वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर, बट ये सच है। जी। इसका एक ही वजह है कि जो इसका इंफॉर्मेशन है वो सही वक्त पे सही तलबा को नहीं पहुंच रहा है। जी। जो भी प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन में है, लेकिन इसका एक यूनिवर्सिटी रूल एक है जो तलबा कहीं से भी एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन टेक एडमिशन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जी। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका का एक तलबा तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकता है, तो वैस वर्षा यहाँ भी हो सकता है। यहाँ जो मैं समझ सकता हूँ और एक मसाइल ये है कि फाइनल ईयर के बाद स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स लेना है वो डिसीजन और काउंसलिंग का बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे कि इंडस्ट्रियल इंटरफेस है, कुछ तलबा या पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि अभी तो मेरा 15 साल हो गया एजुकेशन में तालीम हासिल करते हुए, मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना है, ग्रेजुएट होने के बाद मुझे इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है, पैसा कमाना है। तो एक बात इंडस्ट्री की तो एक और जहन में बात आई कि स्किल्ड जो तलबा होते हैं, तो क्या है, कौन सी स्कीम्स है इसके तहत तलबा में स्किल्ड जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, उनके अंदर पैदा की जाती हैं? ज़रूरी क्वेश्चन आपने पूछा। एक गैप आ गया है आज। पहले क्या था, इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है, जो एकेडमिकली जो भी हम लोग बच्चों को सिखा के भेज रहे हैं, बीच में अभी भी कहीं ना कहीं एक गैप आ गया है। जी। हालांकि जो प्रेजेंट सिलेबस है इंडस्ट्रियल इंटरफेरेंस लेके स्किल्ड बेस्ड सिलेबस बनाया गया है, जैसे कि उन्हें इंटर्नशिप में भेजना या जो भी उनके लिए प्रोजेक्ट्स के लिए भेजना या उनके लिए 3 या 6 महीने ट्रेनिंग के लिए भेजना, वो सब इसलिए इन एकेडमिक्स में इंक्लूड किया गया है ताकि कल जब तलबा पास आउट होके पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होके जब इंडस्ट्री जाए तब वो कोई और प्रॉब्लम्स फेस ना कर सके। जी। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये गैप जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, जो एकेडमिकल फुलफिलमेंट है, वो गैप अभी भी कहीं ना कहीं पाई जा रही है। इसलिए एक ही इस सोल्यूशन है इसके लिए, स्किल बेस्ड एकेडमिकल ट्रेनिंग। जी। तो इसी वजह से जब हाल ही में जब बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का सिलेबस रिवीजन हुआ, उसमें मैं भी एक मेंबर रहा हूँ, तो हम लोग ने बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लिया है कि हर सेमेस्टर में ये स्किल बेस्ड डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी। जी। जहाँ पे हर तलबा इंडस्ट्री के साथ, चाहे कोई भी हो, आप कॉमर्स लीजिए या साइंस लीजिए, जो भी फील्ड ले लीजिए, लेकिन वो तलबा इंडस्ट्री के साथ अपना एक रिश्ता बनाएगा, वहाँ पे जाके मालूमात हासिल करेगा, तालीम लेगा और उन्हें क्या नई चीज़ चाहिए उस चीज़ के तरफ अपनी तवज्जो देगा, सीखेगा। इसका फ़ायदा इंडस्ट्री को भी होगा, तब वो तलबा को वहाँ एज ए एम्प्लॉय लेंगे और तलबा को भी इसका फ़ायदा होगा, वो समझ जाएगा कि क्या चाहिए मार्केट में, मैं क्या सीख रहा हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ किस तरह से मैं उस पर इस्तेमाल में ला सकता हूँ। तो ये सही चीज़ हो रही है।
और इसके मालूमात में आप जो अपना रूरल तलबा के बारे में आप बता रहे थे, स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ उधर बहुत ज़्यादा करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर है, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ों में बहुत स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत अहमियत है और तलबा में भी इसकी बेदारी की जा रही है। और कई इदारे और ख़ुद कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस बनाए जा रहे हैं और इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, मरकूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक पाशा साहब, डॉक्टर इरशाद नज़ीर साहब, आप तमाम का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन तक बहुत सारी मालूमात PhD के ताल्लुक़ से, आला तालीम के ताल्लुक़ से बहम पहुँचाएँ। मैं बसमीम क़ल्ब आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ।